देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। अगर आप इस वॉर को डीपली एनालाइज कर रहे हो पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर में, तो ट्रम्प की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ थ्रेट, और आप इसको वार्निंग भी बोल सकते हो कि आई थी, कि जिसमें ये ट्रम्प ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला था कि वी विल बी गोना डिस्ट्रॉय ईरान सिविलाइजेशन इन वन नाइट, और बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। बट कल तक ये लग रहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। न्यूक्लियर अटैक्स के ऊपर भी बात हो रही थी कि क्या हो सकता है अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर दे ईरान के ऊपर में। बट सुबह अगर अब मैंने उठ के देखा, और सारी चीज़ न्यूज़ के अंदर में यही चीज़ थी कि यूएस और ईरान के बीच में सीज़ फायर होगी। अब ये सीज़ फायर बेसिकली ऐसा रातों रात क्या हुआ उनकी डिप्लोमेसी टॉक के अंदर में कि यूएस और ईरान की जो भी पीस टॉक्स थी वो एकदम से सीज़ फायर पे आ गई। अब बड़ा मुद्दा ये है कि इसके अंदर में क्या ये टेम्परेरी, या फिर आप मान के चलो ये शांति सच में शांति हुई है, सच में ही वॉर बंद हो चुका है, या फिर ये एक तूफान से आने की पहले की शांति है। देखो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीज फायर के एक्चुअल रीजंस क्या थे, और इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता था वो ग्लोबल इकॉनमी को, कि ये चीज़ हो सकती थी, इस वजह से सीज़ फायर हुआ है। अब सीज़ फायर देखो, ऐसा तो है नहीं कि दोनों देश 40 दिन तक लड़ते लड़ते थक गए थे, अब बोल रहे हैं कि नहीं अब बंद कर दो, बहुत हुआ, आपका भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, और हम बंद कर दें। दोनों देश ऐसा करने वाले नहीं हैं। ईरान हार मारने में से वालों से नहीं है, और अमेरिका पैसा लगाने में वालों में से नहीं है। मतलब पैसा तो वो लगा रहा है, बहुत सारे उसके एसेट्स भी हैं, वो लगा रहा है। बट दोनों कंट्री के बीच में ऐसा हुआ क्या? तो समझने की बात यह है कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जो वॉर यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में थी, और जो एक पूरे के पूरे फुल स्केल वॉर के अंदर में एस्केलेट होने वाली थी, जिसके अंदर में मिसाइल्स हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, प्रॉक्सीज अटैक हो रहे थे, और ट्रम्प की बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी ये चीज़ एक सीज फायर हुई है। अब समझो, ये एक 2 वीक्स का टेम्पररी सीज फायर है, जो दोनों कंट्रीज़ ने कुछ कुछ कंडीशंस को मान के एग्री किया है। 2 वीक का सीज फायर का मतलब ये होता है कि ये टेम्प्रेरी बेसिस पे दोनों देशों के बीच में जो भी अटैक्स हो रहे थे, ये अब 2 वीक्स के लिए बंद जाएंगे, जिसकी पीस टॉक जो अभी मीडिएटर है, नौकर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दो मालिकों के बीच में नौकर जो है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर में 10 अप्रैल से वो पीस टॉक स्टार्ट होंगे इस्लामाबाद के अंदर में। अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है इसके अंदर में? इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है इसके अंदर में कि ये एक टेम्पररी पीस है, या फिर एक पॉज बटन है वॉर का, कि अभी सिर्फ अभी के लिए बंद कर दो, उसके बाद में हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो समझने वाली बात है कि सीज फायर क्यों हुआ। दोनों जो कंट्रीज थी, जो दोनों टेरिटरीज थी, जो दोनों पार्टीज थी, वो एग्री कैसे करी? देखो, इसके 3 मेजर रीज़न है। पहला, ऑयल क्राइसिस। आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस कितना बढ़ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर में वीडियोस डिटेल से बनाई हुई है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ऑयल क्राइसिस का मतलब ये है कि इस वॉर के थ्रू ग्लोबल जो ऑयल है, उसकी सप्लाई के अंदर में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आया है, जिसके अंदर में क्या है कि जो ऑयल का जो प्राइस था वो $120 तक पहुंच गया था, जिससे ग्लोबल इकॉनमी पूरी की पूरी हिल चुकी थी। और आप देखोगे अभी इमीडिएट जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ है, ऑयल जो प्राइस है वो गिर कर $95 तक आ चुका है। 3-4 पॉइंट ऑटोमेटिक गिर गया। यानी कि आप समझोगे, इतना ये वॉर एस्केलेटिंग था पूरे ग्लोबल इकॉनमी के लिए, कि अभी तक जब तक वॉर चल रहा था, तब तक स्टेट ऑफ होर्मुज़ जब बंद था, तब तक जो ऑयल की प्राइस थी $120 थी पर बैरल। अब जैसे ही मॉर्निंग में सीज फायर का ऐलान हुआ दोनों साइड्स के बीच में, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस ड्रॉप हो गया, $95 पर बैरल हो गया। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है आपका स्टेट ऑफ होर्मुज़ का टेंशन। स्टेट ऑफ होर्मुज़, जैसे आपको पता है कि ईरान के पास में एक लिवरेज है स्टेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल करने का, जो वो कभी भी उसको बंद कर देता है, और उससे ग्लोबल इकॉनमी पूरी हिला देता है। तो वर्ल्ड का अगर मेजर ऑयल जो है बेसिकली वो यहीं से जाता है, जो ऑलमोस्ट जो मेजर ऑयल वो है वो यहीं से जाता है। और ईरान ने सिग्नल ये भी दिया था कि हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है।
तीसरा मेजर रीज़न जो था वो ये था कि नो क्विक विक्ट्री का मतलब क्या था, दोनों पार्टीज़ जो अभी तक 40-45 दिन से जो लड़ रही हैं, ईरान और यूएसए, इन दोनों के बीच में कोई भी हार मानने को राजी नहीं है, ना ईरान ना यूएसए। तो इसमें उनको भी पता था कि इसमें विक्ट्री नहीं मिलेगी, ये वॉर जो है ये लंबा एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि जिस मुद्दे से, जिस ऑब्जेक्टिव से अमेरिका ने ईरान के ऊपर में अटैक किया था, वो ऑब्जेक्टिव, वो जो सब्जेक्ट था, वो कहीं से कहीं तक पूरा होता हुआ अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान ने रिटेलिएट किया था, उस रिटेलिएशन का यूएस और ना ही इजराइल कभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर सकता है। जैसे उसने शहीद ड्रोन्स और उसने हाइपरसोनिक मिसाइल जो थी, और ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, बेसिकली हिजबुल्ला, हमास, हूतीज़ और जो मिलिशियाज जो है इराक और सीरियाज के अंदर में, उनके थ्रू जो अटैक्स हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था दोनों कंट्रीज़ के लिए, ईरान के, सॉरी, यूएस के लिए भी और इसराइल के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ईरान एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस वॉर के अंदर में उभर के आया है, जिसके अंदर में यूएस को ये समझ आ गया कि हम लोग इस चीज़ को, इस वॉर को वियतनाम या अफ़गानिस्तान के जैसा लॉन्ग वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक मूव्स के थ्रू हम पे अटैक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा इकोसिस्टम ख़त्म कर रहा है। तो ये चीज़ थी, तो तीन ये मेजर रीज़न हो सकते हैं। अब सुन देखो, ये चीज़ है, अब ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है कि सीज़ फायर में क्या कंडीशन, मतलब उसके डील में क्या कंडीशंस हैं। जाहिर सी बात है, अगर सीज़ फायर हुआ है तो कोई ना कोई दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कंडीशंस होंगे, जो मानी होंगी, तभी तो सीज़ फायर हुआ है। ऐसा तो नहीं हो रहा था। अगर हो रहा होता तो अभी तक हो जाता। तो वो क्या है, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर में है वो ये है कि यूएस का जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है उसको यूएस को स्टॉप करना पड़ेगा। यूएस अब हम पे स्ट्राइक्स नहीं करेगा, ईरान का जो कंडीशन ये था। दूसरा, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन करेगा, जिससे क्या है, ग्लोबल जो इकॉनमी है और जो सप्लाई चेन है वो पहले के जैसे अप एंड डाउन होती रहेगी, यानी कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो होगा ऑयल का, ट्रांसपोर्टेशन के, मैं कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रहा हूँ, वो रुकेगा नहीं। तीसरा, दोनों जो है एस्केलेशन को अवॉइड करेंगे, ना यूएस यहाँ से अटैक करेगा ना ईरान यहाँ से अटैक करेगा। और नेगेटिव जो मैंने आपको बताया था, नेगोशिएशन जो थी, इन तीन शर्तों के बाद में नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, और जो 10 अप्रैल में होगी इस्लामाबाद में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ। अब इसमें ईरान ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईरान ने 10 पॉइंट्स का एक प्लान तैयार किया था, जिसके अंदर में ईरान ने ये बोला था कि मुझे इन 10 जो शर्तें हैं मेरी मंजूर करोगे, इसलिए मैं उसको एक फुल जो है एंड करूँगा वॉर का, अदरवाइज़ मैं, आपने इनमें से कोई भी नहीं मानी तो मैं उस वॉर को एंड नहीं करूँगा, जैसा एस्केलेट हो रहा है वैसा ही एस्केलेट होता रहेगा। तो ये एक बहुत चीज़ थी। तो अब वो 10 कंडीशन क्या है, 10 कंडीशन में से 6 मेजर कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है कल वाली वीडियो में, जो कल अपलोड हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन पे यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा। बट अभी जो है मेजर जो 6 जिस पे बात हो रही है, जिस पे सीज फायर हुआ है, ये 6 जो है इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसमें पहला ये है कि हर जगह वॉर ख़त्म होगी, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, लेबनन हो या यमन हो, हर जगह, यानी कि ईरान में तो होनी होनी है, जो ईरान में जो हो रही है स्ट्राइक्स वो तो बंद करनी करनी है। साथ में जो उसके रीजनल जो प्रॉक्सीज हैं, जो इराक, सीरिया, लेबनान, यमन के अंदर में जो है, उस पे भी अटैक्स बंद होगा। वो चीज़ डायरेक्टली ईरान ने पहली शर्त बोली है। दूसरा, स्टेट ऑफ होर्मुज़ को परमानेंट सिक्योर आप करोगे। परमानेंटली का मतलब ये हो गया कि इसको अब आप सिक्योर करोगे, जिससे क्या है कि ग्लोबल क्राइसिस ना हो आने वाले टाइम पे। तीसरा जो है, ईरान को फुल कॉम्पनसेशन का डैमेज चाहिए, यानी कि जो यूएस और इज़राइल के स्ट्राइक्स के थ्रू जो ईरान के अंदर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, और जितना भी जो आ, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसका फुल फ्लेज आप मुझे कॉम्पनसेशन दोगे, जिससे मैं अपनी इकॉनमी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड या रिक्रिएट कर सकूं। ये तीसरी शर्त थी। चौथी जो थी, यूएस के अंदर जो यूएस ने ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, वो इस सैंक्शंस आपको हटाने होंगे। पांचवी जो है, ईरान के जो फ्रोज़न जो फंड्स हैं, जो एसेट्स, फ्रोज़न फंड्स एसेट्स जो यूएस ने
एक्वायर किए हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, उसको आपको अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईरान जो बोला था कि हम लोग न्यूक्लियर जो वेपन है वो नहीं चाहते। यानी कि ईरान ने ये फ्रंटली ये बोल दिया है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहते। तो बेसिकली जो ईरान का इन छः पॉइंट्स का जो प्लान है, मतलब है तो 10 का, बट जो मेजर है मैंने उसको ही लिया है अभी। तो जो 10 पॉइंट का जो प्लान है, इसके अंदर में ईरान ऑल इज़ वांट इज़ रिस्पेक्ट, मनी एंड फ्रीडम। यानी कि रिस्पेक्ट, आप मुझे मिडल ईस्ट के अंदर में एक रीजनल पावर मानोगे। आप जो भी आपने मेरे कंट्री के अंदर में डैमेज किया है, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, उसका आप मुझे कॉम्पनसेशन दोगे एज अ मनी। और मुझे फ्रीडम दोगे। फ्रीडम इन द सेंस, मेरे ऊपर में कोई भी सैंक्शंस ना हो, किसी भी तरीके का मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो, ना ही मेरे पे, ना ही मेरे रीजनल प्रॉक्सीज जो नेटवर्क्स है मेरे, ना हो उनके ऊपर। तो ये जो डिमांड जो किया गया है ईरान के ऊपर में, अब इसके ऊपर में डिस्कस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये डिमांड रखी होंगी सामने ईरान ने, तभी जाके इस पे सीज़फायर हुआ। और इस पे ये चर्चा एक्चुअल में 10 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया, इस्लामाबाद के अंदर में होगी, जो पीस टॉक होने वाली दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें पाकिस्तान मीडिएटर का रोल निभा रहा है, तो वो चीज़ इसमें नेगोशिएट होंगी आगे जाके। अब इससे सीज़ फायर से ईरान ने ऑफिशियली अपनी विक्ट्री जो है बेसिकली वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वॉर जबकि जो जीता नहीं है, ना ही ईरान जीता है और ना ही यूएस जीता, बट ईरान ने अपनी विक्ट्री क्यों डिक्लेयर कर दी है, इसके पीछे क्या मूव हो सकता है, चाहे वो क्या वो स्ट्रैटेजिक है या डिप्लोमेटिक है, या फिर एक सिर्फ एक नरेशन कंट्रोल करने का एक वेपन है ये। अब इसको ना बहुत अ, हम लोग इसको बड़ा सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, वो समझ जाए। देखो, ईरान ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री को नेगोशिएट करने पे मजबूर कर दिया है। आप समझ रहे हो, ईरान एक छोटा सा कंट्री है, यूएस से एक बहुत बड़ी कंट्री है। ईरान कहीं से कहीं तक यूएस की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे पैसे इकॉनमी पे ले लो, चाहे आप उसके वेपनाइजेशन पे देख लो, मिलिट्रीज के अकॉर्डिंग ले लो, उसकी नेवल के अकॉर्डिंग ले लो, या फिर उसकी एयरफोर्स कैपेबिलिटी या सिक्योरिटी को अगर आप देखोगे, ईरान किसी ना किसी भी तरीके से उसको मैच नहीं कर सकता, चाहे वो डेमोग्राफिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो। ठीक है। अब ईरान का ये कहना है कि मैंने पूरे के पूरे जो वर्ल्ड की, जो अपने आप को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लीथल जो मिलिट्री है बेसिकली, उसको अपने इशारों पे नेगोशिएट करने पे मजबूर कर दिया है। पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जितनी भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, जो भी कंट्रीज़ के बीच में एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, उसके अंदर में सर्वाइवल इज इक्वल टू विक्ट्री। ईरान अभी तक 40 दिन तक उस चीज़ को सरवाइव करके आ रहा है। तो इसीलिए आज की, मतलब अगर मैं इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का अगर रूल समझूं, तो उसमें यही चीज़ है कि सर्वाइवल इज इक्वल टू विक्ट्री। क्योंकि आप मिलिट्री के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, यूएसए यहाँ है और ईरान यहाँ पर है, तो यूएसए के पास में इतना रिसोर्सेज है, पावर है, पैसा है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है और नेवल है। दुनिया के सारे अच्छे वेपन्स उसी के पास है, दुनिया के सारे अच्छे एयरक्राफ्ट उसी के पास है, दुनिया के सारे अच्छे नेवल वॉरफेयर जो है, वॉरशिप वॉरफेयर्स है, वो उसके पास है। लेकिन तब भी ईरान ने अपनी कंडीशंस पे यूएसए को नेगोशिएट करने पे मजबूर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट, और इसको आप विक्ट्री बोल सकते हो, जिसलिए ईरान ने उसको विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया है कि मैंने अपने टर्म्स में नेगोशिएट करना पे मजबूर कर दिया है। तो इसलिए मैं जो है ऑलरेडी विनर हो चुका हूँ इस वॉर के अंदर में। अब जिससे क्या है कि ईरान की जो इंटरनल जो यूनिटी है, जैसे आईआरजीसी है, उसके अंदर में इंटरनल बूस्ट मिलेगा। और आपको ही पता है, देखो, नरेटिव कंट्रोल इज इक्वल टू पावर, जो ऑलरेडी अभी इस टाइम पे अमेरिका अभी तक करती आई थी, बट अभी जो है ईरान इस पे फ्रंट फुट पे आ चुका है। तो अभी इस टाइम पे जो क्लियर विनर है वो ईरान है, जिसके अंदर में ईरान ऑलरेडी इस चीज़ को जीत चुका है। अब समझने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को क्यों मान गया।
ज़ाहिर सी बात है, कल तक तो वो न्यूक्लियर अटैक करने की बात बोल रहा था, वो आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप मान गया। देखो, इसके ना सिंपल स्ट्रेट रीजंस है। मैं बहुत शॉर्ट में रखूँगा ताकि आपको समझा सकूँ। पहली चीज़ तो इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर का मतलब क्या है? मिडल ईस्ट के अंदर में जितने भी उसके एलाइज़ हैं, वो कहीं न कहीं ट्रंप पे प्रेशर बना रहे हैं कि आपके चक्कर में हमारी तो लंका लगी लगी है, साथ ही साथ जो है पूरा ग्लोबल का जो सप्लाई का जो एयर ऑयल का सप्लाईमेंट है वो आपने बंद करवा दिया है, जिससे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है और बहुत सारी कंट्रीज इसको इम्पैक्ट कर रही है। तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रेशर है अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दूसरा, इलेक्शन का प्रेशर। अभी के जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जो यूएस के अंदर में जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप है, जिससे चुनाव उन्होंने जीता था, लड़ा था, जीता था, उसके अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे के पूरे यूएसए के अंदर में 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सड़कों पे उतरे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में कि आपने ये वॉर छेड़ के एक उड़ता हुआ तीर ले लिया एक तरीके से। तो दूसरा ये है। तीसरा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। जैसे आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी अप एंड डाउन जा रहे हैं और वो अभी तक तो ऊपर ही जा रहे थे, अब नीचे जा रहे हैं, तो जिससे ऑयल जो मार्केट है वो क्रैश होने का चांसेस हो रहे हैं। और एक वाइडर वॉर का मतलब डेंजर है, जिसमें वाइडर वॉर का मतलब क्या है कि अगर ये वॉर कल को एस्केलेट और भी हो रही है, या मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं, अगर ये सुलझती, तो इसमें रशिया और चाइना भी आ सकते हैं, जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा फिर ये वॉर रुकने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की आशंका है इसमें। अब यूएस को लगा कि रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। अगर मैं रिस्क लूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा रिवॉर्ड जो है, जो नोबल प्राइज़ के लिए ट्रम्प चिल्लाता आ रहा है बहुत टाइम से कि आप मुझे दो दो, कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। तो उसको एक अपनी इमेज भी अपनी जो है यूएसए के अंदर में मेंटेन करनी, जिसकी वजह से उसने ये चीज़ सीज़ फायर करने को मान गया। अब ये चीज़ ये है, देखो, सब कुछ हो गया। अब कहीं न कहीं ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये सीज़-फायर स्टेबल है या नहीं है? देखो, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। स्टेबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका रीज़न ये है, देखो, अभी भी न्यूक्लियर जो इश्यूज़ है वो अनसॉल्व्ड है। सैंक्शन का जो इश्यू है वो अनसॉल्व्ड है। इज़राइल का रोल अभी तक अनक्लियर है। इज़राइल इसके अंदर में आया ही नहीं है। ये थर्ड मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, जिसके अंदर में इज़राइल ने अभी तक अपना कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। बट हाँ, उसने ये बोला है कि हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कर दिया है। बट पूरा ऑफ़िशियली तौर पे इज़राइल के मन में क्या चल रहा है वो तो आने वाले समय ही बताएगा। तीसरा, जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो यूएस ने डिप्लॉय की थी मिडल ईस्ट के एरियाज़ के अंदर में, वो अभी भी डिप्लॉयड है, वो वापस नहीं गई हैं। और जो लास्ट और बट नॉट द लीस्ट जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स है, यानी कि जो प्रॉक्सीज जो ग्रुप्स है बेसिकली वो अभी भी एक्टिव है। यानी कि अगर आप देखोगे कि जो हिजबुल्ला है, हमास है, वो अभी भी एक्टिव है। तो ये चीज़ आपकी रहेगी। अब इसमें ये एक बहुत बड़ा एक इशू ये भी है कि एक छोटी सी गलती इस वॉर को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती है। तो ये चीज़ है कि इसलिए स्टेबल नहीं है ये सीज़ फायर। अब इसमें ना ये चीज़ समझने की बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एक शांति है या डेंजरस, मतलब एक तरीके से पॉज़ है, जो कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है। अब देखो, अगले जो 2 वीक हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि पीस डील होगी या फिर वर्ल्ड वॉर है, उसका लेवल का एस्केलेशन होगा। क्योंकि ये जो 14 डेज़ है, यानी कि जो 2 वीक्स का जो पीरियड है, बहुत क्रूशियल है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये तक कहीं न कहीं आगे का जो फ्यूचर है, उसको डिसाइड करेगी कि एग्ज़ैक्टली में क्या होगा, या पीस डील है, वॉर ख़त्म हो जाएगी, या फिर वर्ल्ड लेवल का दोबारा से री-एस्केलेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप इससे क्या सोचते हो? क्या ये वॉर बंद हो जाएगी या वापस से रीस्टार्ट होगी? देखो, कमेंट में अपने व्यूज़ अपने ज़रूर बताइएगा। और जैसे-जैसे आगे चीज़ें अनफोल्ड होती है, मैं आपके लिए नई-नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और जो भी चीज़ें रहेंगी, चाहे वो अगले 2 वीक के अंदर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।